आरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में हमने कलचुरियों की वंशावली देखी थी और उस कलचुरी के वंशावली के आगे हम फिर से एक बार बात करते हैं। कल हमने जहाँ खत्म किया था रत्नराज द्वितीय, उसके पुत्र आज पृथ्वीदेव द्वितीय से कहानी आरंभ करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय जो 1035 से 1065 ईस्वी तक कलचुरी राजा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक के जितने भी प्राप्त अभिलेख हैं उनमें पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा ही लिखे गए या जारी की गए अभिलेख सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक 13 अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सभी कलचुरियों शासक में सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य पृथ्वीदेव द्वितीय का ही था। पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम अभिलेख से हमें इसके एक सामंत जगपाल देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें यह कहानी लिखी गई है कि जगपाल देव के द्वारा सारंगढ़, कांकरे अर्थात कांकेर और बस्तर इन क्षेत्रों को विजित किया गया था और इन्हें करद राज्य अर्थात टैक्स देने वाले राज्य बनाए गए थे। ये सभी क्षेत्र पृथ्वीदेव द्वितीय को टैक्स कर देते थे। इसके अलावा इस राजिम अभिलेख से एक और बात की पुष्टि होती है कि इसके सामंत जगपाल देव के द्वारा राजीव लोचन मंदिर जो कि राजिम में ही स्थित है उसका जीर्णोद्धार किया गया। क्या किया गया? जीर्णोद्धार, न कि बनाया गया। कौन बनाया ये आपको पता होना चाहिए। हमने पुरानी क्लासेस में इस विषय पर बात किया है। इसके अलावा पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने पापा, अपने दादा की तरह स्वर्ण व रजत सिक्के भी जारी किए, अर्थात यह भी स्वतंत्र शासक था। इसके अलावा इस पृथ्वीदेव द्वितीय के खरौद अभिलेख से इसके और सामंत के बारे में पता चलता है। इसका एक ब्रह्मदेव नामक सामंत था, ब्राह्मण सामंत था, जो तालधारी मंडल जिसे शिवरी नारायण और सारंगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, वहां का यह ब्रह्मदेव सामंत था। जब पृथ्वीदेव द्वितीय ने कलिंग के राजा मधुकार्णव जटेश्वर के ऊपर चढ़ाई की थी तो इस ब्रह्मदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अपने साहस पराक्रम का परिचय देकर इस कलिंग शासक जटेश्वर को पराजित किया। इस कारण इस खरौद शिलालेख में इस ब्रह्मदेव का वर्णन हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य इस जो सामंत ब्रह्मदेव के द्वारा किया गया वह था धुरजटी महादेव मंदिर का निर्माण जो 1163 ईस्वी में हुआ। यह मंदिर बिलासपुर जिले के मल्हार क्षेत्र में स्थित है। पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी के पश्चात अब हम उसके पुत्र जाजन्मदेव द्वितीय के पास आते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात जाजनदेव द्वितीय उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। पृथ्वीदेव द्वितीय के 3 पुत्र हुए थे, पृथ्वीदेव तृतीय, जाजनदेव द्वितीय और जगपाल देव द्वितीय। इनमें जाजनदेव को 1165 ईस्वी में राजा बनाया जाता है। जाजनदेव यह पराक्रमी शासक नहीं था। यह बहुत ही कम समय के लिए शासन किया और इसके शासन काल में विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। विभिन्न सीमाओं में आजूबाजू के राज्यों ने विद्रोह किया, आक्रमण किया, जिससे निपटना इसके लिए बहुत ही कठिनाई पूर्वक हुआ था। जाजनदेव द्वितीय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध इतिहास में मिलता है। जाजनदेव द्वितीय और त्रिपुरी के शासक जयदेव के मध्य युद्ध हुआ था। ऐसा कहा जाता है
कि यह युद्ध शिवरी नारायण के समीप हुआ था। इस युद्ध में जाजल देव के ही परिवार का एक व्यक्ति उल्हड़ देव, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि रतनपुर के छोटी शाखा का यह राजा था, जाजल देव की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व किया और उसने अपने वीरता का परिचय देते हुए इस जयदेव को परास्त किया और जयदेव को मजबूर होकर वापस त्रिपुरी जाना पड़ा। परंतु यहाँ एक हानि भी हुई। इस युद्ध के दौरान उल्हड़ देव वीर गति को प्राप्त कर जाता है, शहीद हो जाता है और इसके शहीद होने के पश्चात इसकी जो 3 रानियां थी वह भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए सती हो जाती है। अतः यह भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलन में था। इसके अलावा शिवरी नारायण अभिलेख से यह भी प्राप्त होता है कि जब उल्हड़ देव की मृत्यु हो जाती है, उसके 3 रानी सती हो जाती हैं, तो उसका पुत्र आमण देव यह अनाथ हो जाता है। जब यह पुत्र अनाथ हो जाता है तो जाजल देव द्वितीय इसे संरक्षण प्रदान करता है और इसके पालन पोषण का निर्वहन वही करता है। इस जाजल देव द्वितीय का एक अमोदा ताम्रपत्र प्राप्त होता है। इस अमोदा ताम्रपत्र में यह बताया गया है कि जाजल देव एक थीरू, ये थीर लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, थीरू नामक ग्राह ने जाजल देव को जकड़ लिया था। थीरू नामक ग्राह का इतिहासकार 2 तरीके से वर्णन करते हैं। कई इतिहासकार इसे कोई मगरमच्छ की संज्ञा देते हैं और अधिकतर इतिहासकार यह थीरू अर्थात यह बताते हैं कि कोई ग्रह नक्षत्र था। जैसे हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कभी किसी व्यक्ति को शनि चढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसी प्रकार इस जाजल देव द्वितीय को थीरू नामक ग्रह चढ़ गया था और उसे बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तब इसने संकल्प लिया और जब इसे सफलता प्राप्त हुई, यह उसके संकट दूर हो गए, तो उसने पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और उसके पश्चात देवज्ञ और राघव नाम के जो 2 ब्राह्मण थे उनको बुंदेरा ग्राम दान में दिया। हम पिछले भी क्लासेस में देखे हैं कि जब राजाएं किसी प्रकार के कठिनाइयों में फंसते हैं तो वो कुछ समर्पण की बात करते हैं, कुछ प्रण लेते हैं और उसी प्रण के पश्चात पूजा पाठ करने के पश्चात वे दान दक्षिणा का काम करते थे। तो उसी दान दक्षिणा के क्रम में जाजल देव द्वितीय ने देवज्ञ और राघव को बुंदेरा ग्राम दान में दिया। इस जाजल देव द्वितीय के पश्चात जगपाल देव द्वितीय, जो कि इसका भाई था, वह 1168 में गद्दी पर बैठता है और 1178 ईस्वी तक शासन करता है। यह जाजल देव के अपेक्षा बहुत ज्यादा ही अच्छा शासक था और इसने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को सामना किया और अपने साम्राज्य को फिर से मजबूत बनाया। इसके रत्नराज द्वितीय के द्वारा जो खरौद अभिलेख लिखा गया है उसमें यह बताया गया है कि जब जाजल देव द्वितीय शासन में था उस समय पूर्वी क्षेत्र के देशों ने इस पर आक्रमण कर दिया या उसकी पूर्वी सीमा पर विद्रोह कर दिया। तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने भाई जगपाल देव को पूर्वी देश से युद्ध करने के लिए भेजा था। जब यह जगपाल देव पूर्वी देशों से युद्ध में व्यस्त था, उसी समय इस जगपाल देव के भाई जाजल देव की मृत्यु हो जाती है और जब जाजल देव की मृत्यु हो जाती है तो यह जो कलचुरी साम्राज्य था वह फिर से कठिन दौर से गुजर रहा था। विभिन्न प्रकार के विद्रोह उसमें पनपने लगे थे। तो इसी कारण जगपाल देव इस युद्ध को छोड़ के वापस अपने रतनपुर क्षेत्र में आता है और राजकाज संभालता है और बड़ी वीरता पूर्वक सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए एक सफल शासक की भूमिका अदा करता है। इस जगपाल देव की एक पत्नी भी है जिसका नाम सुमल्ला था। फिर से पत्नी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस जगपाल देव द्वितीय और उसकी पत्नी सुमल्ला का एक पुत्र हुआ जिसे लोग
रत्नदेव तृतीय के नाम से जानते हैं। और जगपाल देव द्वितीय के पश्चात यह रत्नदेव तृतीय ही कलचुरियों का राजा बना, गद्दी पर बैठा। इस रत्नदेव तृतीय के खरौद अभिलेख में यह पता चलता है कि इसका एक ब्राह्मण सेनापति गंगाधर था। कभी भी किसी अभिलेख में उसके सेनापतियों का नाम इस कारण उल्लेखित किया जाता है कि उन्होंने कुछ वीरतापूर्व काम या कुछ सफल कार्य का संचालन किया होता है। अतः यह ब्राह्मण गंगाधर भी इस रत्नदेव तृतीय के समय बड़ा प्रसिद्ध रहा होगा। इसकी प्रसिद्धि के बारे में और अगर पता करें तो यह पता चलता है कि खरौद में स्थित लखनेश्वर मंदिर में इसने सभा मंडप का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, याद रखिएगा, सभा मंडप का जीर्णोद्धार बनवाया नहीं है। बनवाया किसने, ये सब आपको पता है, आप उसको ध्यान रखिएगा कि खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर किसने बनाया या लखनेश्वर मंदिर किसने बनाया, लेकिन वहां के सभा मंडप का जीर्णोद्धार करता है ब्राह्मण गंगाधर। इसके अलावा एक ब्राह्मण गंगाधर के बारे में और बात पता चलती है कि जब रत्नदेव तृतीय शासन कर रहा था तो इसके शासन काल के दौरान एक भारी भीषण अकाल आ जाता है और उस अकाल के समय बहुत अच्छे से अकाल का प्रबंधन ब्राह्मण गंगाधर के द्वारा भी किया जाता है। अतः यह पता चलता है कि बड़ा ही कुशल मंत्री था या सेनापति था। इसके अलावा रत्नदेव तृतीय के बारे में यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि यह रतनपुर पर एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करता है तथा पूरापति शिव मंदिर का भी इन्होंने निर्माण किया है। अतः इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, दोनों एक ही जगह स्थित है, इस कारण मैंने ऑप्शन बता दिया है। इसके अलावा इस रत्नदेव तृतीय की दो पत्नियों की जानकारी प्राप्त होती है, एक रल्हा और दूसरी पद्मा। ठीक है, तो ये थी रत्नदेव तृतीय की कहानी। रत्नदेव तृतीय के पश्चात प्रतापमल शासन करता है। रत्नदेव तृतीय के पश्चात प्रतापमल गद्दी पर बैठता है और ये 1158 ईस्वी में राजा बनता है। इस प्रतापमल के द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। इसने चक्राकार और षटकोणाकार सिक्के जारी किए। इसके तांबे के सिक्के में सिंह व कटार की आकृति प्राप्त होती है। प्रतापमल का एक सामंत जसराज या यशोराज नाम का हुआ था, जिसकी जानकारी हमें बोरिया या व सहसपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा इस प्रतापमल के 2 ताम्रपत्र बिलाईगढ़ से प्राप्त होते हैं और 12 तांबे के सिक्के बारपुर से प्राप्त हुए हैं। इस प्रतापमल का एक पेंड्राबंद अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि यह प्रतापमल रत्न देव तृतीय का ही पुत्र है। इस प्रतापमल कलिंग राज से लेकर प्रतापमल तक की जो वंशावली थी, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से इतिहासकारों को प्राप्त हुई है। इसके पश्चात का जो युग था उसे कलचुरी काल का अंधकार युग की संज्ञा इतिहासकारों के द्वारा दी गई, क्योंकि प्रतापमल के पश्चात 300 वर्षों तक का इतिहास की जानकारी अंधकारमय है। इसकी जानकारी इतिहासकारों को नहीं प्राप्त हो पाई है। इसके अलावा कुछ आंशिक जानकारी जो इन कलचुरियों के बारे में प्राप्त होती है, वह देवगिरी के यादव शासकों के अभिलेख से प्राप्त हुई। इसके अलावा एक जाजल देव तृतीय के बाद कोसगई अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो बाहेंद्र साय का है। ठीक है, इसमें यह बताया है कि जाजल देव तृतीय के बाद बाहेंद्र साय ने शासन किया, परंतु इस जाजल देव तृतीय के पहले की कहानी से हम अनभिज्ञ हैं। अतः जो चीजें इतिहास में अंधकार में है, उसे आयोग भी अंधकार मानकर चलता है और उसके अंदर की जानकारी वह आपसे नहीं पूछता। अतः इस अंधकार के अंदर ना घुसकर वापस फिर से प्रकाशमय दुनिया में आते हैं और इसी प्रकाशमय दुनिया में हम बाहेंद्र के बारे में अध्ययन करते हैं।
बहारेंद्र या बहारेंद्र साय, इसका एक अभिलेख रतनपुर से प्राप्त होता है तथा इसके 2 अभिलेख कोसगई से प्राप्त होते हैं। यह बहारेंद्र के बारे में यह पता चलता है कि यह रत्नदेव तृतीय का ही पुत्र था तथा इसने अपनी राजधानी अब रतनपुर से स्थानांतरित कर दी कोसंगा या कोसाईगढ़ या कोसगई या छुरी में स्थानांतरित कर दी। तो अभी तक हमने देखा कि कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में या दक्षिण कौशल में 3 राजधानी मिल गई। पहला तुम्बाड़ था, उसके पश्चात रतनपुर राजधानी था और उसके पश्चात छुरी या कोसंगा को राजधानी बनाया और आयोग ने इनके बारे में प्रश्न करा है, अतः आपको यह तीनों राजधानी को याद रखना है। इसके अलावा हमें डॉक्टर किलहॉर्न के द्वारा बताए गए त्रितशौर्य और रमेशनाथ मिश्र और डॉक्टर श्रीमती शांता शुक्ला के द्वारा बताए गए उच्छरा को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आयोग ने अभी तक उन दोनों स्थान से प्रश्न नहीं किया है, अतः हो सकता है कि अब इन तीनों के बाद उन दोनों का नंबर आ जाए। इसके अलावा इस बहारेंद्र के अभिलेख से एक और बात पता चलती है कि इसके शासनकाल में पठानों ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया था और इस बहारेंद्र ने उसके आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और पठानों को सोन नदी तक खदेड़ दिया। तो ये पठानों का भी आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके बारे में आयोग से भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसके शासनकाल में इसने बिसई ठाकुर नाम के व्यक्ति को उसके सैन्य सेवा के बदले सोनखान क्षेत्र दे दिया। ये वही बिसई ठाकुर है जो कि वीर नारायण सिंह के ही कुल का आदमी है। कालांतर में इसके ही वंश में नारायण सिंह होंगे जो कि एक 1857 में छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी सिद्ध हुए थे। इस बहारेंद्र के पश्चात अब शासन करने इसका पुत्र कल्याण साय आता है। यह 1544 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और शासन प्रारंभ करता है। इस कल्याण साय के बारे में इतिहासकारों में मतभेद दिखाई देते हैं और इतिहासकारों ने भी उस मतभेद का खुद से सॉल्यूशन बताया है। कई इतिहासकार कहते हैं कि कल्याण साय अकबर के काल का था, कई इतिहासकार कहते हैं कि कल्याण साय जहांगीर के काल का था। जिन इतिहासकारों ने अकबर के काल का माना वो ये बताते हैं कि बाबू रेवाराम प्रसिद्ध कवि हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। बाबू रेवाराम ने अपनी पांडुलिपियों में यह बताया है कि इस कल्याण साय का मंडला के राजा से सीमाओं से संबंधित विवाद हो गया था। इस विवाद के निपटारे के लिए तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। यह बात की जानकारी बाबू रेवाराम के द्वारा लिखी गई बुक में प्राप्त होती है। परंतु छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक गायन जाति है देवार जाति, जो प्राचीन तथ्यों से संबंधित गीत सुनाते हैं, उनके गीतों में यह पता चलता है कि यह राजा कल्याण साय जहांगीर के समय दिल्ली प्रवास किया था। इसके अलावा जहांगीर के काल की लिखी गई ग्रंथ तुजुक अ जहांगीर में भी यह पता चलता है कि कल्याण साय जहांगीर के समय ही दिल्ली गया था। अतः इन दोनों प्रमाण को सही मानकर यह कंक्लूजन निकला कि कल्याण साय जहांगीर का ही समकालीन था। इस कल्याण साय के समय एक राजस्व पुस्तिका बनाई गई थी। इस राजस्व पुस्तिका में कलचुरियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के गढ़ की जानकारी और इनके सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी कल्याण साय ने इस राजस्व पुस्तिका में छत्तीसगढ़ को क्यों छत्तीसगढ़ कहते हैं इसका भी कारण बताया, क्योंकि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ बनाए और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ बनाए और इस प्रकार 18 और 18 छत्तीसगढ़ बन गए। इस राजस्व पुस्तिका को अंग्रेज अधिकारी
मिस्टर चिस्म ने प्राप्त किया था और मिस्टर चिस्म ने इसका अध्ययन किया और इससे संबंधित सभी तथ्यों को सामने रखा। इसी पुस्तक से हमें कलचुरियों के प्रशासन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस कल्याण साय के पश्चात एक राजा तख्त सिंह हुए। इनका इससे क्या संबंध था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तख्त सिंह के द्वारा 1689 ईस्वी में तखतपुर, जो कि वर्तमान बिलासपुर जिले में स्थित है, नगर बसाया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तख्त सिंह ने तखतपुर नगर बसाया। इस तख्त सिंह के पश्चात उसका पुत्र राज सिंह हुआ। यह राज सिंह औरंगजेब का समकालीन था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, राज सिंह का दरबारी कवि गोपाल मिश्र हुए। इस गोपाल मिश्र कवि ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना की, लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे वह था खूब तमाशा। इस खूब तमाशा ग्रंथ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस ग्रंथ में गोपाल मिश्र ने तत्कालीन मुगल सम्राट या बादशाह औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की थी। बताया कि कितना क्रूर शासक था और कितनी गलत नीतियों को लेकर चलता था। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आयोग पहले भी पूछ चुका है वो यह है कि राज सिंह के द्वारा बादल महल का रतनपुर में निर्माण किया गया था। यही राजा राज सिंह रसिक मिजाज के थे, अर्थात ये कला के क्षेत्र को पसंद करते थे। राज सिंह जब राजा थे तो उसी समय उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को नियुक्त कर दिया। याद रखना, इन्होंने उत्तराधिकारी मोहन सिंह को नियुक्त किया, परंतु मोहन सिंह राजा नहीं बन पाया था। अभी बाद में राजा बनेगा, लेकिन राज सिंह के पश्चात मोहन सिंह राजा नहीं बन पाएगा। उसका भी एक कहानी है। कहानी यह है कि मोहन सिंह शिकार खेलने का शौकीन था और ये शिकार खेलने का शौक इसके साथ एक ट्रेजेडी कर देता है। यह शिकार खेलने गया होता है और उसी समय राज सिंह की तबीयत खराब होती है, बिगड़ने लगती है और वो मरने की स्थिति पे, मरणासन स्थिति पे रहता है। जब वह मरने की स्थिति पे रहता है उसी समय वह अपने चाचा सरदार सिंह के सर पर अपनी पगड़ी रख देता है और कहता है, ए मेरे चाचा, अब आपको इस राजकाज को संभालना है, आपको राजकाज का ध्यान रखना है। मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, मैं स्वर्ग की अप्सराओं से मिलूंगा और आप यहाँ धरती में रहें और राजकाज को संभालें। यह सरदार सिंह निसंतान था, इसके कोई पुत्र नहीं थे। अतः जब यह मरा तो एक अपने बूढ़े भाई 60 वर्ष के रघुनाथ सिंह को राजकाज दे दिया। रघुनाथ सिंह बूढ़ा था परंतु लोभी किस्म का भी था। जब मोहन सिंह शिकार करके वापस रतनपुर आया और बोला कि ओ मेरे चाचा, मुझे वापस दे दो, उत्तराधिकारी मैं था, राजकाज मैं संभालूंगा, तो रघुनाथ सिंह ने बोले, नहीं बेटा, तुम शिकार के शौकीन हो, जाओ शिकार खेलो, राजकाज मैं संभालूंगा। बाद में मोहन सिंह इससे रुष्ट हुआ और जाता है मराठों के पास, भोसलों के पास, रोया, गिड़गिड़ाया, बोला कि ऐसा ऐसा कहानी है, आप अगर आएंगे कलचुरियों पर, रतनपुर पर आक्रमण करेंगे, मैं आपको सहायता करूंगा। ये अंदर की कहानी जब मराठों के बारे में पढ़ेंगे तब और घुस के बात करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। खैर, वापस हम रघुनाथ सिंह के शासन काल में आते हैं और देखते हैं कि रघुनाथ सिंह जब शासन कर रहा था तो 1742 ईस्वी में मराठा सेनापति, रघु जी का मराठा सेनापति भास्कर पंत रतनपुर पर आक्रमण कर देता है। और जब वह रतनपुर पर आक्रमण करता है तो रघुनाथ सिंह किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, क्योंकि एक तो रघुनाथ सिंह बूढ़ा था और उसी समय इसे पुत्र शोक भी हुआ था। इसका कोई पुत्र था जो मर गया था, अतः उसके वियोग में यह दुखी रहता था और संसारिक मोह माया से दूर हो चुका था। जब भास्कर पंत ने इसके किले में आक्रमण किया और एक गोला बारूद मारा तो ये बूढ़े व्यक्ति की 2 पत्नियां थी और ये 2 पत्नियां
उस किले से श्वेत ध्वज को लहराती है। श्वेत ध्वज का तात्पर्य यह होता है कि हम शांति समझौता करना चाहती हैं और इस बूढ़े रघुनाथ की दोनों पत्नियां इस भास्कर पंत से शांति समझौता करती हैं। बोलती है कि भास्कर पंत, वैसे ये बूढ़ा आदमी है, जल्दी ही मर जाएगा, इस पर क्यों आक्रमण करके मारना, निरीह जनता को आप मार दोगे, अतः रहने दो, शांति समझौता करते हैं। भास्कर पंत भी मान जाता है, बोलता है ठीक है, आप हमारे अधीन रहिए, रघु जी के अधीन रहिए और शासन करिए। तत्पश्चात भास्कर सेनापति रघुनाथ सिंह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है, मराठों का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अब ये जो रघुनाथ सिंह है वो कलचुरी शासक ना रहा, जबकि अब ये मराठों के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ शासन करता है। रघुनाथ सिंह की मृत्यु 1745 ईस्वी में हो जाती है और उसके बाद फिर मोहन सिंह शासक बनता है और 1758 तक मराठों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इन दोनों के बीच भी कुछ कुछ कहानी है जिसकी चर्चा भोसलों के काल में करेंगे। अभी हम यहाँ तक यही देखते हैं कि 1758 में मोहन सिंह तक कलचुरियों का शासन चलता है। अब कुछ आयोग के द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करते हैं। यदि आयोग आपसे पूछता है कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तब आप बता देना कलचुरी वंश का अंतिम शासक तो मोहन सिंह था। अगर आयोग आपसे पूछता है कलचुरी वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो बता देना वही 60 साल वाला 2 पत्नियों वाला रघुनाथ सिंह था। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन कलचुरी शासक, कौन प्रथम कलचुरी शासक मराठों का प्रतिनिधि था, तो बता देना रघुनाथ सिंह मराठों का पहला प्रतिनिधि था। फिर क्वेश्चन आया कि कितने कलचुरी शासकों ने मराठों के प्रतिनिधि के तौर पर छत्तीसगढ़ पे शासन किया, तो बता देना कि 2 कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह मराठों के प्रतिनिधि बनके छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो ये रतनपुर के कलचुरियों की कहानी वर्तमान तक हमने या अभी तक हमने देख ली है। अब एक और इनकी शाखा हुई थी रायपुर के कलचुरी, जिसकी जानकारी हम अगले अपने एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप क्वेश्चन बैंक लें और लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं आयोग के, और क्वेश्चन बनाते समय आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि उस ऑप्शन से अगला आयोग का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।